हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन पढ़ रहे थे मेमोरी के बारे में, इसका डेफिनेशन, इंट्रोडक्शंस, ये सब अपन ने पढ़ लिए थे, टाइप्स वगैरह इसके पढ़ लिए थे। ठीक है, जो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी है इसके भी टाइप्स अपन ने देख लिए थे। देखिए, आपको बस इसमें कुछ भी नहीं, बस ये पार्टोग्राफ पूरा याद रखना है। अगर टाइप्स याद रखने तो देखो, मेमोरी जो होती है वो 3 टाइप की होती है: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी वो मेमोरी जो अपन अपने सेंस के द्वारा गेन करते हैं, अपने सेंसरी ऑर्गन के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन को अपन अपनी मेमोरी में सेव करते हैं, स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, तो वो सेंसरी मेमोरी है ना। शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको अपन इनकॉर्डेट करते हैं, जो कि 18 से 30 सेकेंड के लिए अपने माइंड में रहती है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो ज़्यादा टाइम तक रहती है, जैसे कि कुछ डे तक, वीक्स तक, मंथ तक, या इवन लास्ट लाइफ टाइम भी रहती है। ठीक है, और इकोइक मेमोरी जो है, इकॉनिक मेमोरी जो अपन सुन के किसी चीज़ को, सॉरी, देख करके किसी चीज़ को विजुअलाइज करके, जैसे इमेज वगैरह देख करके और किसी चीज़ को अपने माइंड में लाते हैं, तो वो चीज़ इकॉनिक, ठीक है, सॉरी, आइकॉनिक। एंड इकॉनिक मीन्स होता है जो चीज़ अपन किसी चीज़ को सुन के और फिर अपने माइंड में इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं, तो वो इकॉनिक मेमोरी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव जिसे अपन वर्णित कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में बता सकते हैं, तो वो एक्सप्लिसिट या फिर डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है। और नॉन डिक्लेरेटिव और इम्प्लिसिट मेमोरी किसे कहते हैं? जो अनस्पष्ट हो और अस्पष्ट हो और डिक्लेरेटिव ना हो, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था। एपिसोडिक मेमोरी, ये इसके फिर 2 टाइप्स होते हैं: एपिसोडिक, सोमेटिक, है ना। जो एपिसोडिक मेमोरी होती है, जो किसी घटना से रिलेटेड होती है, जो इवेंट अगर कुछ होता है तो वो अपने को याद रहता है, तो वो एपिसोडिक। और सोमेटिक, सिमेंटिक, यहाँ पे सिमेंटिक था, तो जो सिमेंटिक मेमोरी जो होती है ना, सिमेंटिक मेमोरी में क्या होता है कि फैक्ट याद रहते हैं अपने को, जैसे वर्ल्ड से, अपनी दुनिया से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो अपनी मेमोरी में सेव रहते हैं, तो वो क्या है, सिमेंटिक मेमोरी में आते हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजरल एंड इमोशनल। प्रोसीजरल जो अपने पास स्किल्स होती है, जो टास्क अपन करते हैं लेकिन वो अपन बता नहीं सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो वो प्रोसीजरल। इमोशनल भी वही चीज़ आती है, जो अपन इमोशनल होते हैं वो चीज़ अपन एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, यही आपको पार्टोग्राफ पूरा याद रखना है कि सेंसरी मेमोरी 2 टाइप की होती है: इकॉनिक एंड आइकॉनिक, 2 टाइप की। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, डिक्लेरेटिव, नॉन डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव 2 टाइप की होती है: एपिसोडिक, सिमेंटिक, एंड नॉन डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल एंड इमोशनल। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट्स भी अपन ने देख लिए थे। कंपोनेंट्स सबसे पहले फर्स्ट है लर्निंग। किसी चीज़ को अपन अच्छे से याद करेंगे तो अच्छे से रिटेन भी कर पाएंगे, है ना। अच्छे से रिटेन करा अपन ने, उसे अच्छे से सुरक्षित किया, इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में सेव किया है, तो अपन इसे रिकॉल भी कर पाएंगे। रिकॉल करना मतलब याद कर पाएंगे, और अगर अच्छे से याद कर पाए तो इसे रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहचान करना या आइडेंटिफाई करना। तो ये प्रोसेस कंपोनेंट्स अपन ने देख लिए थे इसके। ठीक है, रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन में क्या क्या डिफरेंस होता है ये भी अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ मेमोरी। मेमोरी की प्रोसेस क्या है, ये सिंपली डिस्क्राइब कर रखा है इसको कि इनकोडिंग क्या होता है, स्टोरेज और रिट्राइवल क्या होता है। इनकोडिंग मीन्स किसी भी इंफॉर्मेशन को जब अपन अपने माइंड में गेन करते हैं, स्टोर करते हैं, तो वो अपने माइंड में स्टोर होने के लिए अलाउड होती है। देखो यहाँ लिखा है, द इंफॉर्मेशन गेट इनटू आवर ब्रेन इन अ वे दैट अलाउ इट टू बी स्टोर्ड। मतलब कि हमारे ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन में अलाउ होती है स्टोर होने के लिए एक कोड में, तो उसे अपन बोलते हैं इनकोडिंग, है ना। और स्टोरेज मीन्स जो इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में रिट्राइव्ड होती है, मतलब पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे बाद में, जब अपने को ज़रूरत हो तो अपन उसी इन्फॉर्मेशन को बाद में वापस से जब ज़रूरत पड़े तो उसे अपन लेटर रिट्राइव कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, तो वो स्टोरेज कहलाता है। और नेक्स्ट है रिट्राइवल। रिट्राइवल मीन्स वही चीज़ जो अपन
वापस से उसे रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन, है ना। रिएक्टिव एंड recalling the information producing it from the similar to what was encoded। जो चीज़ अपन ने इनकोड किया था, जैसा अपन ने इनकोड किया वैसा का वैसा सिमिलरली इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, याद आती है या रिएक्टिव होती है, मतलब पुनः सक्रिय होती है या वापस से अपने को याद होती है, तो वो कहलाता है रिट्राइवल। ठीक है। Encoding. It is a vital step to creating a new memory. It permitted that the perceived articles of attention converted into concept। देखो इसमें क्या लिखा है, जो इनकोडेड है, इनकोडिंग मतलब ये एक फर्स्ट स्टेप होती है न्यू मेमोरी को क्रिएट करने की, मतलब कि नई मेमोरी बनाने के लिए एक ये फर्स्ट स्टेप होती है इनकोडिंग। मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन अपने सेंसरी ऑर्गन से अपने सेंसरी मेमोरी में जाती है, तो वो सेंसरी मेमोरी में कैसे जाएगी, क्रिएट होगी, मतलब कि एक कोड के रूप में जाती है। ठीक है। और इट परमिट परसीव आर्टिकल्स फ्रॉम अटेंशन कन्वर्टेड कॉन्सेप्ट, मतलब कि जो अपन जिस आर्टिकल को परसीव करते हैं, जिस आर्टिकल पर अपना अटेंशन देते हैं, वो अटेंशन कर देता है, कन्वर्ट करता है कॉन्सेप्ट में, है ना। एक कोड में उसे एक अवधारणा, उसे एक धारणा देता है ना, एक कॉन्सेप्ट उसे देता है, कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करता है वो चीज़ को। डेट कैन बी स्टोर विद इन द ब्रेन, और वो अपने ब्रेन में स्टोर होती है, एंड देन रिकॉल लेटर फ्रॉम STM एंड LTM। और वही चीज़ें अपन रिकॉल कर सकते हैं, वापस से याद कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने STM मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक इन कोड के रूप में सेव रहती है। ठीक है। बायोलॉजिकल इवेंट, जो भी बायोलॉजिकल इवेंट है वो अपन अपने सेंस ऑफ परसेप्शन, मतलब परसेप्शन थ्रू द सेंस, जो भी अपने सेंस ऑर्गन से अपन कोई चीज़ को परसीव करते हैं ना, तो वो चीज़ अपने एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में और लॉन्ग टर्म मेमोरी के इन कोड में सेव हो जाती है, और उसे अपन बाद में वापस याद कर सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में ये लिखा है कि ये एक फर्स्ट स्टेप होती है न्यू मेमोरी को क्रिएट करने के लिए, और जिस चीज़ पर अपन अटेंशन देते हैं वो उसको कंसेप्ट में कन्वर्ट कर देती है और स्टोर कर देती है ब्रेन में। ठीक है। और जो भी अपन सेंस ऑर्गन से किसी चीज़ को परसीव करते हैं ना, बायोलॉजिकल इवेंट, जो भी अपने सामने इवेंट हो रहा है, उस इवेंट को अपन अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा क्या करते हैं, परसीव करते हैं, और उसे इनकोड दे करके शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रखते हैं लेटर टाइम के लिए, और जब भी अपने को ज़रूरत होती है तो उसे अपन याद करते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग अ मेमोरी ओरिजिनेट विद अटेंशन रेगुलेटेड थैलेमस एंड फ्रंटल लोब। ये प्रोसेस होती है मेमोरी के ओरिजिनेट करने की, मतलब कि अपन अटेंशन देंगे, किसी चीज़ पर अपन अटेंशन देंगे तभी वो मेमोरी जो है उत्पन्न होती है, जनरेट होती है, ओरिजिनेट होती है। ठीक है। और ये चीज़ कहाँ रेगुलेट होती है, थैलेमस और फ्रंटल लोब में, है ना। विद अटेंशन रेगुलेट थैलेमस एंड फ्रंटल लोब, मेमोरी को कौन रेगुलेट करता है, थैलेमस एंड फ्रंटल लोब। ठीक है। ये इसके कुछ मेन टाइप्स है, सब टाइप्स। फर्स्ट है एकोस्टिक। एकोस्टिक मतलब कि जो चीज़ अपन साउंड, वर्ड या ऑडिटरी इनपुट से स्टोरेज करते हैं किसी इंफॉर्मेशन को, तो वो एकोस्टिक इनकोडिंग कहलाती है। इसमें भी ये लिखा है, इट इज़ अ प्रोसेस इनकोडिंग साउंड, वर्ड्स एंड अदर ऑडिटरी इनपुट्स फॉर स्टोरेज एंड लैटरल रिट्राइवल, मतलब बाद में अपन उस चीज़ को रिट्राइवल करते हैं, पुनः प्राप्त करते हैं, और वो स्टोरेज अपने ऑडिटरी इनपुट में रहता है। ठीक है। तो वो अपना ऑकेस्टिक हो गया। विजुअल इनकोडिंग, इट इज़ अ प्रोसेस इनकोडिंग इमेज एंड विजुअल सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जो भी अपन ने देखा है, जो इमेज अपन ने देखी है, वो विजुअल इनकोडिंग में सेव रहती है। टेक्टाइल में मीन्स जो टच करके अपन किसी सेंस को फील करते हैं उससे इनकोड होता है, तो वो टेक्टाइल होता है। नेक्स्ट है सिमेंटिक। सिमेंटिक जो होती है वो किसी चीज़ को कोई मीनिंग प्रोवाइड करते हैं आप। इज़ द प्रोसेस सेंसरी इनपुट, ये सेंसरी इनपुट की एक प्रोसेस होती है। डेट हैज़ प्रिसाइज मीनिंग, जो कि एक सटीक मीनिंग प्रोवाइड करती है। सटीक, प्रिसाइज मतलब क्या होता है, सटीक, जो मेन एक सटीक बोलते हैं प्रिसाइज को, जो सटीक मीनिंग प्रोवाइड और एक
सटीक मीनिंग प्रोवाइड करती है। और ये सेमेंटिक इनकोडिंग जो होती है ना, वो किस लिए अप्लाई होती है, एक प्रैक्टिस कॉन्टेक्स्ट के लिए, रेदर देन ओरिजिनेट फ्रॉम द प्रिसाइज सेंस। मतलब कि अपने जो भी अपन ने इंफॉर्मेशन अपने सेंस में लाए हैं, है ना, जो भी अपन ने अपने सेंस से अपन ने जो भी इंफॉर्मेशन ली है ना, जो भी ओरिजिनेट हुई है इंफॉर्मेशन, उसकी प्रैक्टिस करके और अपन जब उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, ठीक है, और एक सटीक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं उस चीज़ को, तो वो चीज़ है सिमेंटिक। जो फैक्ट है, रियल फैक्ट होता है, जो भी अपन सेंसरी ऑर्गन से रिसीव करते हैं और उसे एक फैक्ट देते हैं, एक रियल चीज़ होती है, वो जो होती है सिमेंटिक इनकोडिंग होती है। नेक्स्ट स्टोरेज। नेक्स्ट स्टेप है स्टोरेज। देखिए, प्रोसेस ऑफ मेमोरी में अपन ने पढ़ा इनकोडिंग, अब अपन पढ़ेंगे स्टोरेज। इस स्टोरेज में जो इंफॉर्मेशन अपन पुनः प्राप्त करने के लिए जो अपने माइंड में रोक करके रखते हैं, हेल्ड करके रखते हैं, है ना, हेल्ड मतलब इंफॉर्मेशन को रखना अपने माइंड में, है ना, जो कि बाद में अपने काम आती है, तो वो स्टोरेज कहलाता है। ठीक है, तो अपन स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे अब। स्टोरेज इज अ मोर एंड लेस प्रोसेस रिटेनिंग इंफॉर्मेशन। मीन्स ये जो है स्टोरेज जो है मोर और लेस प्रोसेस होती है इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए ब्रेन में, वेदर इन द सेंसरी मेमोरी, जब पहले सेंसरी मेमोरी में आती है, फिर एसटीएम में आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, एंड फिर मोर परमानेंट हो जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ईच ऑफ दिस डाइवर्स स्टेज, हर एक स्टेज जो है, मतलब कि सेंसरी मेमोरी में आएगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में आएगी कोई भी इंफॉर्मेशन, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में आएगी, तो ये सारी डाइवर्स स्टेज है ह्यूमन मेमोरी के फंक्शंस की। ठीक है, जो कि शॉर्ट फिल्टर, जो कि किसी भी तरह से क्या करती है, एज ए शॉर्ट मतलब क्या होता है, किसी भी तरह से क्या करती है, फिल्टर करती है, किसी भी तरह से फिल्टर करती है। डिड हेल्प अ गार्ड, मतलब ये रक्षक होती है, ये जो सारी मेमोरीज होती है ना, ये रक्षक होती है फ्रॉम एज अ फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन, जो बाढ़ होती है इंफॉर्मेशंस की अपने माइंड में। देखो, अपने माइंड में अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशंस होती है, अगर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने माइंड में सेव होती है तो इंफॉर्मेशन की बाढ़ नहीं आ जाएगी, तो इससे क्या करते हैं, प्रिवेंट करता है, गार्ड होता है ना। ये सारी स्टेज जो है डाइवर्स स्टेज होती है, ताकि क्या करती है, एक से दूसरे पर भेजती है, दूसरे से तीसरे पर, और फिर फॉरगेटन हो जाती है धीरे धीरे बीच बीच में। ठीक है, तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन का फ्लड से अपन को प्रिवेंट करती है, गार्ड होती है। ठीक है, दैट मीट अस वन अ डेली बेसिस अवॉइडिंग ऑन ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। ये ओवरलोड के इंफॉर्मेशन के ओवरलोड को क्या कर देती है, अवॉइड करती है, हेल्पिंग अ कीप ऑफ सेंस, और अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू जो है हेल्प से क्या करती है, इंफॉर्मेशन के ओवरलोड को कम कर देती है। जैसे इसके एस्पेक्ट हैं कुछ, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। पहले इंफॉर्मेशन सेंस के थ्रू अपने सेंसरी मेमोरी में जाती है, फिर शॉर्ट टर्म में जाएगी, अगर अपन उस चीज़ को बार बार दोहराते हैं, अपने माइंड में लाते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। अगर अपन ने 18 से 30 सेकेंड के अंदर अपन भूल जाते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में, ठीक है, उसके बाद अगर अपन ने उसका रिहर्सल किया तो अपने को लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, नहीं किया तो वो फॉरगॉटन हो जाती है। ठीक है, और अगर रिहर्सल करते हैं तो वो स्टोरेज हो जाती है लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये था स्टोरेज। नेक्स्ट है रिकॉल एंड रिट्राइव। रिकॉल मतलब कि याद करना, और रिट्राइव मतलब कि पुनः प्राप्त करना। तो रिकॉल एंड रिट्राइव ऑफ द मेमोरी रेफर्स टू अ सब्सिक्वेंट री-accessing of events or information from the past which have been previously encoded and stored in the brain। जो information अपने पास प्रीवियसली पहले से information इनकोड होती है, स्टोर होती है ब्रेन के अंदर, है ना, वो information जो है री एक्सेसिंग होती है, सब्सिक्वेंट होती है।
रीएक्सेसिंग मतलब कि उसे पुनः मूल्यांकन किया जा सकता है ना। इस बाद में उस इंफॉर्मेशन का पुनः मूल्यांकन किया जाता है ना। सब्सिक्वेंट मतलब क्या होता है, बाद में। रीएक्सेसिंग मतलब होता है पुनः मूल्यांकन। तो मतलब पुनः मूल्यांकन किया जाता है बाद में उस मेमोरी का, मतलब जो अपने पास इंफॉर्मेशन पहले से है, जो इंफॉर्मेशन अपने स्टोर कर रखी है उसका पुनः मूल्यांकन किया जाता है या उसे बाद में वापस याद किया जाता है, दोहराया जाता है, तो वो चीज़ रिकॉल होती है। ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी, मेमोरी को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट डिग्री ऑफ अटेंशन, जितना चीज़ पर आप अटेंशन देंगे, कंसंट्रेशन देंगे, उतना अच्छा आपका मेमोरी होगा, उतना अच्छे से आप याद रख पाएंगे। इंटरेस्ट, मोटिवेशन, नीड एंड नेसेसिटी, जिस चीज़ की आपका ज़रूरत है, इंटरेस्ट है, आपका मोटिवेशन है ना, आप जिस चीज़ में आपको प्रेरणा मिलती है, आपको ज़रूरत है जिस चीज़ की, इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ आपको अच्छे से ज़्यादा याद रहती है। इमोशनल स्टेट, इमोशनल स्टेट और इमोशनल वैल्यूज़ जो होती है, मतलब कि भावनात्मक स्थिति और भावनात्मक मूल्य जो है वो एट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब जिम्मेदार होते हैं मेमोराइज के लिए, मतलब कि वो चीज़ भी जिम्मेदार होती है अपने मेमोरी में। मतलब कि जब भी अपन किसी चीज़ से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, है ना, और भावनात्मक मूल्य होता है किसी चीज़ का, तो वो जिम्मेदार होती है उस चीज़ को याद रखने के लिए। तो ये भी फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। एट्रीब्यूटेड मतलब होता है जिम्मेदार, ठहराना, या फिर जिम्मेदार होती है। द इन्वायरमेंट इन विच द मेमोराइजेशन टेक प्लेस, मतलब इन्वायरमेंट भी है जो इफेक्ट करता है मेमोरी को, है ना, मेमोराइजेशन की प्रोसेस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। जैसे लोकेशन हो गया, लाइटिंग हो गया, नॉइज़, ऑर्डर, गंध, बदबू, नॉइज़, जो भी नॉइज़ पॉल्यूशन, ध्वनि होती है, लाइटिंग होना प्रॉपर, लोकेशन, कहाँ पर आप जा रहे हैं, किस चीज़ पर आप ध्यान दे रहे हैं, तो वो चीज़ भी बहुत अफेक्ट करती है मेमोरी को। ठीक है। रिकॉर्डेड स्टिमुलेशनियसली विथ अ डाटा टू बी स्टोर्ड, मीन्स वो डाटा जो है आपके माइंड में स्टोर रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रीदिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन भी जो है इनपुट को, अपने सेंसरी इनपुट्स को क्या करता है, मेमोरी, जो हमारी मेमोरी है, हमारे माइंड में जो मेमोरी है उस पर इम्पैक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन की क्या क्या मेथड होती है, 3 मेथड है इसकी। रिसाइटेशन, रिसाइटेशन मतलब कि दोहराना। होल एंड पार्ट मेथड, मीन्स जिस चीज़ को आप पूरा और अगर अलग अलग पार्ट में याद करते हैं, अगर पूरा याद करेंगे और अलग अलग पार्ट में याद करेंगे तो वो होल एंड पार्ट मेथड होती है। नेक्स्ट स्पेस एंड अन स्पेस, स्पेस मतलब कि किसी चीज़ को आप इंटरवल में याद कर रहे हैं, मतलब कि थोड़ी देर पढ़ा, फिर आपने उसके लिए ब्रेक दे दिया, है ना, फिर आप बाद में उसे पढ़ोगे, तो वो स्पेस हो गया। अनस्पेस्ड मतलब कि बिना इंटरवल, बिना रुके आप किसी चीज़ को पढ़ जा रहे हो, तो वो अनस्पेस्ड मेथड है। ठीक है। रिसाइटेशन मेथड, द लर्नर read the content once and twice, then tries to recite, recall. It helps self-appraisal and self-evaluation, and the learner write down point that enable to recall। मतलब कि एक रिसाइटेशन मतलब क्या होता है, दोहराना, किसी चीज़ को दोहराया जाता है तो वो रिसाइटेशन मेथड होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो लर्नर होता है वो किसी कंटेंट को रीड करता है, एक बार करता है, 2 बार करता है, और बार बार उसे ट्राई करता है, रिकॉल करता है, याद करता है, रिसाइट करता है। ठीक है। बार बार उसे दोहराता है, तो वो चीज़ हेल्प करती है सेल्फ एवेल्यूएशन के लिए, सेल्फ अप्रिशिएशन के लिए। एंड जो लर्नर होता है उन पॉइंट्स को लिखता है जो अनेबल होता है रिकॉल करने के लिए, जो उसे याद नहीं आता है उन पॉइंट्स को वो लिख लेता है। ठीक है। तो वो चीज़ होती है रिसाइटेशन मेथड, मतलब किसी चीज़ को आप बार बार दोहराते हैं तो वो रिसाइटेशन मेथड होती है मेमोराइजेशन की, वो अच्छे से आप याद कर पाते हो। ठीक है। किसी चीज़ को अगर बार बार दोहराओगे तो बार बार दोहराने से याद अच्छे से होता है। होल एंड पार्ट मेथड, होल एंड पार्ट मेथड, मेमोराइजेशन फ्रॉम द बिगिनिंग
to end stage or part by part like memorizing a poem means किसी चीज को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आप याद रखोगे, है ना। जैसे एक पोयम आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक याद है पूरी, तो वो आपकी हॉल मेथड हो गई। पार्ट मेथड वो चीज़ जो कि आप अलग अलग पार्ट में किसी पोएम को याद करते हैं, तो वो पार्ट मेथड हो गई। द लर्नर कैन यूज़ कंबाइन मेथड, मतलब कि लर्नर जो होता है कंबाइन मेथड को यूज़ करता है बाय स्टार्टिंग पोएम होल विथ होल, मतलब कि पूरा एक साथ किसी चीज़ को याद करता है लर्नर कंबाइन मेथड में। होल पूरा याद करेगा तो वो होल मेथड हो गई। और अगर अलग अलग पार्ट में याद करेगा, अ डिफ़िकल्ट एरिया कैन बी लर्न एज अ पार्ट, अगर उस पार्ट में याद करेगा तो वो डिफ़िकल्ट एरिया हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको इसमें बोला था कुछ लिखने के लिए, तो वो आप होल एंड पार्ट मेथड में ये लिख लेना। रिसाइटेशन मेथड तो मैंने आपको बता दी, अगर आपको वो पढ़ने में डिफ़िकल्टी लगे तो आप ये भी लिख सकते हो। जो भी मेथड होती है जब ये आप चीज़ फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे हैं किसी मैटर को, या एक या दो बार आप उसे लर्न करते हैं और दूसरी बार आप जैसे ही आप विदाउट लुकिंग किसी चीज़ को बिना देखे, उस मटेरियल को बिना देखे आप पढ़ोगे, तो वो बार बार उसे दोहराओगे तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। तो ये मेथड ऑफ मेमोराइजेशन है। सेकेंड मेथड है होल एंड पार्ट मेथड, तो इसमें भी यही लिखा है होल एंड पार्ट मेथड, जो कि आप फर्स्ट से लेकर के एंड तक अगर आप किसी चीज़ को किसी स्टोरी को याद करते हो तो वो होल मेथड एंड पार्ट मेथड। मैंने आपको ये लिखने को बोला था कि पार्ट मेथड लिख लेना इसमें। जो पार्ट मेथड है, इन अदर वर्ड्स पोएम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ईच पार्ट मेमोराइज सेपरेटली, मतलब कि एक पोएम आपको दे दी जाए जिसमें आपको उसको पार्ट में याद करना है, अलग अलग पार्ट में। ठीक है, अगर पूरा याद नहीं होता है तो कभी कभी अपन क्या करते हैं उसको पार्ट में याद करते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, तो वही पार्ट मेथड हो गया। ठीक है, अलग अलग पार्ट में उसे डिवाइड कर दिया और फिर से याद किया, तो वो है पार्ट मेथड हो गई। होल मेथड वो जो आपको बिगनिंग से स्टार्टिंग से लगा करके एंड तक जो पूरा याद है वो होल मेथड होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्पेस इन एंड स्पेस मेथड। स्पेस मेथड में क्या होता है, इन स्पेस मेथड मेमोराइजेशन द सब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेमोराइज एंड असाइन मटेरियल वन सीटिंग ईच टाइम आफ्टर मेमोराइजिंग मटेरियल टाइम पीरियड रेस्ट प्रोवाइडेड, मतलब कि स्पेस मेथड में क्या होता है, जो भी चीज़ आप मेमोराइज कर रहे हो उसके लिए सब्जेक्ट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कोई सब्जेक्ट, और असाइन मटेरियल इन वन सीटिंग टाइम, मतलब कि जो भी आप मेमोराइज कर रहे हो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप एक बैठक पर ही उसे पढ़ो, है ना। आप रेस्ट भी उसमें दे सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं, तो वो स्पेस मेथड है। और अनस्पेस मेथड में क्या करते हैं, जो भी सब्जेक्ट या आप मेमोराइज कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, जो भी मटेरियल आप याद कर रहे हो उसमें विदाउट सीटिंग विदाउट एनी इंटरवल और रेस्ट, बिना रेस्ट के और बिना इंटरवल के आप एक ही सीटिंग पोजीशन में जो है पूरा याद करते हैं, तो वो अनस्पेस मेथड है। इसमें दो मेथड और है, एक्टिव एंड पैसिव मेथड एंड एसोसिएशन। एक्टिव मेथड और पैसिव मेथड में क्या डिफरेंस है, एक्टिव मेथड वो चीज़ जो आप किसी चीज़ को जोर जोर से पढ़ते हैं, एक्टिव होकर के पढ़ते हैं, तो वो एक्टिव मेथड। पैसिव मेथड वो जो आप मन में अपने मन में ही पढ़ते हैं, तो वो पैसिव मेथड है। एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ मेथड, एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ मेथड मतलब होता है कि दो चीज़ों को जोड़ करके और फिर दो चीज़ों को जोड़ करके या आइडियाज़ को जोड़ के याद करना, वो कहलाता है मेथड। जैसे अपनी मेमोरी मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को अपने माइंड में इंफॉर्मेशन को सेव करना, और उसी से रिलेटेड है फॉरगेटिंग मतलब भूलना। जो भी चीज़ अपन रिकॉल कर रहे थे वो चीज़ लॉस हो जाती है, फॉरगेटन हो जाती है, तो वो फॉरगेटिंग। तो दोनों चीज़ों को जोड़ करके अपन याद करते हैं, तो वो एसोसिएशन मेथड होती है। ठीक है, यहाँ पर अपना अनस्पेस्ड और स्पेस्ड मेथड में क्या था, इट इज़ द फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ द वर्क एंड रेस्ट आफ्टर मेमोराइजिंग सम टाइम पीरियड्स ऑफ टाइम। इसमें भी ये लिखा है, जब भी आप किसी चीज़ को याद कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए रेस्ट ज़रूरी होता है। वर्क एंड रेस्ट आफ्टर द मेमोराइजिंग सम टाइम पीरियड्स टाइम
रेस्ट प्रोवाइडेड एंड कंटिन्यू मेमोराइज अगेन। मतलब कि किसी चीज़ के लिए अगर आप रेस्ट दे रहे हैं तो वो स्पेस्ड, और अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो कंटिन्यू मेमोराइज कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, तो वो अनस्पेस्ड मेथड हो गई। ठीक है। नेक्स्ट, आपने अगर फॉरगेटिंग नहीं लिखा है तो अभी मत लिखना, इससे पहले आपको नेचर लिख लेना है मेमोरी की। जो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेमोरी जो है एक्टिव प्रोसेस होती है, ये थिंकिंग में, रीजनिंग में, इमेजिंग में हेल्प करती है ना। किसी भी चीज़ को याद करने में, जैसे कि आपने कोई इमेज देखा तो वो याद हो गया, कोई सोचा आपने तो वो चीज़, कोई रीजनिंग तर्क लगा रहे हैं तो वो चीज़ें, तो ये सब अपनी मेमोरी में सेव रहती है। तो ये हेल्प करती है अपने किसी भी चीज़ को याद करने में। हेल्प टू सोशलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग को सोशलाइज बनाने में भी हेल्प करती है स्मृति। ठीक है। क्योंकि अगर अपने को चीज़ें याद ही नहीं याद रहेगी नहीं तो अपन क्या सोशलाइज हो पाएंगे, किसी पर्सन से मिल पाएंगे? नहीं। अपने को अपने मेमोरी में याद रहती है तभी अपन किसी भी पर्सन से सोशलाइज हो पाते हैं और उनसे बातचीत कर पाते हैं। अगर आपको एग्जांपल दिया जाए कि जैसे कि कोई मेरा फ्रेंड है ना, जिसका मुझे नाम पता है। ठीक है। तो उसका अगर कोई नया फ्रेंड बना है, उसका नाम मेरे को पता है, तो मैं उससे अच्छे से बात कर पाऊँगी। अगर उसके नेम वगैरह और वो सब भूल जाती हूँ मैं, जो भी उसने मेरे को प्रीवियस मेमोरी में पहले मेरे सेव था और जो भी उसने मेरे को बताया, तो वो मेरे मेमोरी में सेव नहीं, तो क्या मैं उससे सोशलाइज हो पाऊँगी, उससे बात कर पाऊँगी? नहीं। तो ये चीज़ अपने को हेल्प करती है। एक कॉग्निटिव प्रोसेस होती है मेमोरी। ठीक है। और भी आप इसमें जो भी मेमोरी से रिलेटेड आपने पढ़ा है तो सारे लिख सकते हो। इनकोडेट करती है, स्टोर करती है, मेंटल प्रोसेस है, ये चीज़ आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इनकोड, रिस्टोर एंड रिट्राइव। ये एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा अपन इंफॉर्मेशन को इनकोड करते हैं, स्टोर करते हैं, रिट्राइव करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फॉरगेटिंग। मेमोरी के साथ ही है ये भी। फॉरगेटिंग मतलब क्या होता है, जो भी अपन ने अपने माइंड में सेव कर रखा है, कोई भी चीज़ अपने माइंड में जो एबिलिटी है रिकॉल करने की, रिकॉग्नाइज करने की, वो चीज़ जो है लॉस हो जाती है। ठीक है। तो वही फॉरगेटिंग कहलाता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फॉरगेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। अभी अपन ने क्या क्या पढ़ा? अभी अपन ने पढ़ा था प्रोसेस 3 टाइप की होती है। देखो, आपको ज़्यादा याद रखने की, ज़्यादा माइंड पे जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको शॉर्ट में याद करना है। पहले इनकोडिंग होता है, स्टोरेज, रिट्राइव, ये 3 प्रोसेस होती है। ठीक है। इनकोडिंग में इंफॉर्मेशन को अपन ब्रेन में एक इनकोड के रूप में सेव करते हैं ना, स्टोर करते हैं। स्टोरेज मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप अपने माइंड में रखते हो और उसे बाद में याद करते हैं, रिट्राइव करते हैं। और रिट्राइवल, इसमें रिकॉल किया जाता है, रिएक्टिव किया जाता है इन्फॉर्मेशन को, वैसा ही जैसा आपने इनकोड किया था, है ना। जैसा आपने अपने माइंड में इनकोड किया था इन्फॉर्मेशन को, वैसा का वैसा आप वापस से याद करते हैं, तो वो चीज़ रिट्राइवल कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा मेथड क्या होती है? 3 मेथड है, रिसाइटेशन, होल एंड पार्ट एंड स्पेस मेथड। ठीक है। ये आप लिख लेना उसमें। अगर आपको मैंने लिखवा है वो नहीं समझ में आ रहा है तो रिसाइटेशन ये भी लिख सकते हैं। होल एंड पार्ट मेथड में मैंने आपको ये बोला था कि आप होल पार्ट, तो मैंने आपको उसमें लिखा रखा है, थोड़ा सा ये वाला पार्ट आप लिख लेना उसमें। ठीक है। और स्पेस और अनस्पेस्ड में अगर आप ये लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं। और ये पॉइंट्स हैं, ये भी इसके मेथड है, एक्टिव पैसिव मेथड एंड एसोसिएशन ऑफ आइडियाज मेथड, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो डाउट पूछ लेना। ओके।